Hello, today we will discuss about the fundamental unit of life. This is the first chapter of your biology. चलिए देखते हैं। तो सेल है क्या? देखो, सपोज एक बिल्डिंग का मैं वॉल ले लेता हूँ। ठीक है, ये वॉल जो टिका हुआ है, ठीक है, ये किसी बेस के ऊपर टिका होगा। इसका बेस क्या है? ब्रिक है। ठीक है, और ये ब्रिक एक नहीं होगा, यहाँ पे ब्रिक्स कितने हैं? बहुत सारे हैं। ठीक है, वैसे ही अपनी बॉडी भी का भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। लाइक दिस वॉल इज काइंड ऑफ आर पार्ट ऑफ आर बॉडी। ओके, कैसे? जैसे सपोज देख लो, एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग तुम्हारी बॉडी है। ठीक है, उस बिल्डिंग में फ्लोर्स हैं, वॉल्स हैं। वो वॉल्स क्या है तुम्हारा? टिश्यू सेल ऐसे करके। जैसे ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल तुम्हारे बॉडी का क्या है? टिश्यू। ठीक है, ये ब्रिक क्या है? सेल। ठीक है, ये इतने सारे सेल आपस में मिलेंगे। ठीक है, ये मल्टीपल सेल्स आपस में मिलेंगे तो जाकर के क्या बनेगा? ये मतलब ये ब्रेक आपस में मिलता है तो जाकर के एक वॉल क्रिएट होता है। बट इन टर्म्स ऑफ बायो अगर हम बोले तो ये सेल्स आपस में मिलेंगे तो जाकर के क्या बनेगा? ये तुम्हारे बॉडी का मतलब तुम्हारे बिल्डिंग का सिर्फ टिश्यू। अब ये एक वॉल, ठीक है, मतलब कि एक टिश्यू, ये फिर दूसरा टिश्यू, ये दोनों टिश्यू आपस में मिलेंगे तो जाकर के एक फ्लोर बनेगा। कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा एक ऑर्गन बनेगा सिर्फ। ठीक है, अब ये देखो कहाँ पे चला गया, ये टिश्यू, ये ऑर्गन बन चुका है। ठीक है, ये मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारे बॉडी की बात कर रहा हूँ। अब ये एक फ्लोर तो होगा नहीं, बिल्डिंग बनने के लिए कम से कम 2 3 4 फ्लोर चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ फ्लोर चाहिए। तो वैसे ही तुम्हारी पूरी बॉडी बनने के लिए, मतलब तुम्हारा पूरा बिल्डिंग बनने के लिए, एक फ्लोर एक ऑर्गन से काम नहीं चलेगा। कितने सारे ऑर्गन्स हैं? लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सब क्या है? सब ऑर्गन्स है ये। ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनेंगे? एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ये ऑर्गन सिस्टम फिर तुम्हारा क्या बनाता है? बॉडी। ठीक, तो ये ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर बॉडी। तो ये देखा, ये पूरा बॉडी बनने के लिए, मतलब तुम्हारा पूरा बिल्डिंग बनने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। ठीक, तो देखो, सेल को सबसे पहले किसने देखा था? सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। ही सॉ द सेल फर्स्ट टाइम, मतलब इन्होंने ही डिस्कवर करा था कि सेल है क्या एक्चुअल में। ठीक है, और जब इन्होंने देखा सेल को तो उन्होंने सेल को क्या दिया नाम? एक लिटिल रूम की तरह है। ठीक है, लैटिन वर्ड्स में सेल को छोटा रूम बोला जाता है ना? छोटा रूम ऐसे ही तो होता है, बीच में न्यूक्लियस। और रॉबर्ट हुक ने सेल कहाँ देखा था सबसे पहले? कॉर्क के ऊपर। कॉर्क इज दी सेल वॉल ऑफ द ट्री। ठीक है, बार्क, छिलका जो बाहर का होता है ब्राउन कलर का। ठीक, वो नॉन लिविंग है, मतलब कि लिविंग नहीं है। लिविंग कब तक होता है? जब तक वो मतलब जो टिश्यू ग्रीन कलर का होता है ना, जब तक वो लिविंग होता है। जैसे वो ब्राउन कलर का हो जाता है वो नॉन लिविंग बन जाता है। तो उन्होंने वही ब्राउन कलर वाले पार्ट को देखा था। ठीक है, और इनको वो स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दिया? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे? ये देखो, ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। ये बाग दिखाई दे रहा है, इसको जब इन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो कैसे दिखाई दिया इनको? ये देखो, ये हनीकॉम ऐसे ही होता है एक्चुअल में, ये है। ठीक है, ये हर सेल में ना एक एक न्यूक्लियस होता है, ये याद रखना। ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। और ये देखो एक छोटा रूम। ठीक है, सेल। सेल को देखने के लिए दो तरीके के हमें स्टेन डालने होते हैं। ठीक है, वो मैं आगे बताता हूँ क्या स्टेन, बट याद रखना दो तरीके के स्टेन होते हैं। एक होता है सेफ्रोनिन, जो सिर्फ प्लांट सेल को देखने के लिए डाला जाता है। और एक होता है मिथाइलिन ब्लू, जो सिर्फ एनिमल सेल को देखने के लिए डाला जाता है। जैसे कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट करोगे भी, ठीक है, स्कूल में क्या क्या है एक्सपेरिमेंट में कि एक बार तुम एपिडर्मिस सेल देखोगे। एपिडर्मिस सेल मतलब अनियन का पील, जिसमें सेफ्रोनिन यूज़ करेंगे हम। और एक बार तुम चिक सेल देखोगे, अपना चिक, गाल, गाल का सेल देखोगे। ठीक है, उसमें कौन सा स्टेन डालना पड़ेगा? मिथाइलाइन ब्लू। ठीक है, फिर ये सेल तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर दिया था, लेकिन उन्होंने कैसा सेल देखा था? नॉन लिविंग। ठीक है, बट जो सबसे फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखा गया था ना, वो पॉन्ड वाटर में देखा गया था। ठीक है, और वो किसने देखा था?
ल्यूवेन हॉक ने, ठीक। कब देखा इन्होंने? 1674। और वो लिविंग सेल था क्या? एल्गी स्पाइरोगैरा। तुमने पानी में देखा होगा ना ग्रीन ग्रीन कलर का, वो यही होता है स्पाइरोगैरा, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था फ्री लिविंग सेल्स। याद रखना कि फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने देखा था? उन्होंने नॉन लिविंग देखा, ठीक है। और नॉन लिविंग होता है। साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस। अब देखो सेल तो देख लिया, रॉबर्ट हुक ने बोल दिया ये सेल है, खाली स्पेस। लेकिन इस खाली स्पेस के अंदर जो न्यूक्लियस देखा गया था, वो सबसे फर्स्ट टाइम किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तुमने 8th क्लास में पढ़ा था ना, इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। बाहर वाले को, अंदर वाले को क्या बोलते थे? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और बीच वाले को क्या बोलते थे? न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा है? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट है, चिल्ड्रन और स्वान। इन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी में ये बताया गया था कि नया जो सेल आ रहा है, ठीक है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है, मतलब पुराने सेल से आ रहा है, मतलब सेल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उनका। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें चोट लग जाता है, ठीक है। अब चोट लगने के बाद वो रिप्लेनिश होता है वहाँ पर, ठीक। तो रिप्लेनिश क्यों हो रहा होता है? क्योंकि पुराने वाले से वो नया वाला आता है, ठीक है। सेल डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है वहाँ पे। पुराने वाले इन द सेंस, अगर तुम्हें खरोच लग गया कहीं पे, तो पहले से सेल्स उसके अंदर होंगे, तो वही सेल क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब एक सेल इसमें डिफ्रेंशिएट होकर के दो सेल बनेंगे, फिर इसको रिप्लेनिश करेंगे तुम्हारे बॉडी को, ठीक है। तो सेल थ्योरी में यही बताया गया था कि जो भी नया सेल बनते जा रहा है, वो क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुराने वाले सेल से बन करके आ रहा है, ठीक है। किसने दिया था? शेल्डन एंड श्वान ने। नेक्स्ट, सेल्स के क्या है? साइज डिफरेंट होता है, शेप भी डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अनियन पील, ठीक है। और क्या क्या है? अनियन सेल्स, स्मूथ सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, फैट सेल, नर्व सेल, ओव्यूम, स्पर्म। देखो ये सारे क्या है? अलग अलग शेप है इनका, अलग अलग साइज है, ठीक है। सारे के सारे क्या है? सेल्स है, ओव्यूम, बोन सेल, स्पर्म एंड फैट सेल। तो मैं तुम्हें बोल रहा था ना स्टेन देखने वाला, वो ये देखो अनियन सेल का। एग्जाम में ना ऐसा लिखने के लिए बात है कि स्टेप्स लिखो कि अनियन, अब एपिडर्मिस सेल को तुम कैसे चेक करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप। तुम्हें लिखना पड़ेगा कि अनियन को कट कर लिया क्वार्टर हाफ में, ठीक है। क्वार्टर मतलब 1/4। और अनियन ऑफ द फ्लैश स्केल, अब क्या लोगे तुम? एक इसका लेयर निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब इस लेयर में से इसमें से क्या करोगे तुम? एपिडर्मिस सेल निकालोगे। वो वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। एपिडर्मिस सेल यहाँ पे पील ऑफ कर लिया, ठीक है, बाहर निकाल लिया। ये देखो ये रहा, ये है ना, पील ऑफ कर लिया। अब इसको क्या करा हमने? कवर स्लिप के ऊपर रख दिया। रखने से पहले हमने क्या करा इसको, मतलब इसको ढकने से पहले हमने क्या करा? इसके ऊपर डिस्टिल वाटर डाल दिया, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप डिस्टिल वाटर डाल। डिस्टिल वाटर डालने के बाद अब इसको हम ढक देंगे, ठीक है। ढकने के बाद अब क्या किया हमने? स्टेन डाला, एक तरफ स्टेन डाला ताकि वो अंदर की तरफ चले जाए, ठीक है, कवर स्लिप के अंदर चले जाए। देखो ये वॉच ग्लास है, ये वॉच ग्लास है और ये कवर स्लिप, ठीक है। इस कवर स्लिप में अब एक तरफ इन्होंने स्टेन डाला, बट स्टेन कैसा होना चाहिए? सैफ्रनिन, ठीक है। सैफ्रनिन क्यों? बिकॉज सैफ्रनिन इज फॉर एनिमल प्लांट सेल्स एंड मिथाइलिन ब्लू इज फॉर एनिमल सेल। सैफ्रनिन का स्टेन डाल दिया यहाँ पे, एक एंड से स्टेन अब इसके अंदर जाएगा। स्टेन डालने के बाद अब कुछ स्टेन बाहर भी निकल रहा होगा, ठीक है। तो फिल्टर पेपर से या फिर कोई पेपर हो वहाँ पे, वहाँ से इसको रिमूव कर लो। रिमूव करने के बाद इसको प्रेस कर दो थोड़ा सा कवर स्लिप को, ठीक। और फोल्डेड नहीं होना चाहिए, मतलब जो तुम्हारा एपिडर्मिस सेल है ना, वो फोल्डेड नहीं होने का मतलब कि डबल लेयर नहीं बन जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगा। जब तुम इसको प्रिपेयर कर लोगे अपना स्पेसिमेन, अब इस स्पेसिमेन को कहाँ पे लेकर के जाओगे? माइक्रोस्कोप के अंदर देखने। और माइक्रोस्कोप के अंदर जब तुम देखोगे तो तुम्हें इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल ऐसा। ये देखो जितने भी ये सेल वॉल्स है, ये क्या है? सेल वॉल, और मतलब इस एपिडर्मिस सेल का, और ये डॉट जितने भी ये सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियस। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर चिक सेल के लिए पूछा जाए तो उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। बट स्टेन क्या हो जाएगा वहाँ पे? मिथाइलिन ब्लू, और सारा प्रोसेस ऐसे, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, देख लिया हमने सेल्स क्या है। अब दो तरीके का ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये पहले भी पढ़ा है तुमने, आज थोड़े से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन देख लेंगे। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर सिर्फ सिंगल सेल से कंपोज होते हैं, बनते हैं, और मल्टी सेलुलर हम हो गए, हमारे कितने सारे सेल्स हैं, ठीक है, सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर जा कर के बॉडी, ठीक है। बट इसमें क्या है, एक ही सेल सारा कुछ है, ठीक है, जो भी है। इरेगुलर शेप होता है इनका, फिक्स शेप नहीं। एमीबा का कैसा शेप है, ठीक है, हमेशा वो शेप चेंज करता रहता है, बट अपना एक डेफिनाइट शेप है। मेरी बॉडी अभी जैसी है, मैं इसको चेंज तो नहीं कर सकता ना, तुम्हारी जैसी है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी का जो बनावट है वो क्या है, सिंपल है। अपना क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, एक ही सेल सारा लाइफ प्रोसेस का, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, इंजेशन, डाइजेशन, ये सारा एक ही सेल कर रहा होता है, बट अपने में सब चीज़ का अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, इंजेशन हम करते हैं थ्रू माउथ, डाइजेशन थ्रू पूरा माउथ से लेकर के एनस तक होता है, तो उसमें कितने सारे ऑर्गन ने पार्टिसिपेट किया। फिर ब्रीथ आउट लंग से करते हैं, नोज से करते हैं, ठीक। बट इसमें ऐसा होता नहीं है। द टोटल सेल बॉडी इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, इसके अंदर पूरी बॉडी एनवायरनमेंट में एक्सपोज होती है, बाहर की तरफ। मतलब ये देखो, ये एमीबा है ना, ये एमीबा पूरे एनवायरनमेंट में ऐसे ही है, बट अपना नहीं होता है ऐसा, ठीक है। ओनली द आउटर सेल्स आर एक्सपोज टू द, सिर्फ बाहर का सेल, मतलब अपने जो बाहर का सेल मेम्ब्रेन है यही एनवायरनमेंट है, बट लंग्स तो नहीं है, हार्ट तो नहीं है, ठीक है। डिविजन्स ऑफ लेबर इज एट द ऑर्गेनल लेवल, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो क्या है इनका, ऑर्गेनल लेवल तक होता है। बट अपना जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहा हूँ ना, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग ने सारा काम किया, नहीं, वो सेल तक होगा, सेल से लेकर के पूरा ऑर्गन सिस्टम काम करता है। बट यूनिसेलुलर में क्या है, पूरी एक बॉडी काम कर देती है, ठीक है। पूरा सेल ऑर्गेनल्स का मतलब, जैसे कि एमीबा ने इनटेक करा फूड, ठीक है, तो फूड वैक्यूल उसको डाइजेस्ट करेगा, उसी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर यही बॉडी सेल मेम्ब्रेन इसको इजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे पूरा एक सेल ऑर्गेनल्स ने काम कर दिया। बट अपना क्या है, पूरा ऑर्गन सिस्टम, मतलब सेल से लेकर के ऑर्गन सिस्टम तक काम चलता है। इंक्लूड्स बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर में दोनों होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स भी होते हैं। हम सिर्फ यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन यूनिसेलुलर का क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। अपना क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। इंजरी होने पर यूनिसेलुलर को मरने का चांस, मतलब डेथ होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब उनको इंजरी हो जाए तो समझ लो वो मरने के कगार पे। बट अपने अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये असेक्सुअल से रिप्रोड्यूस होते हैं, और ये दोनों चीज़ हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। असेक्सुअल मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट है, और सेक्सुअल मतलब जिसमें दो पेरेंट। सेल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे अपसेंट होता है, यहाँ पे सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, कि नए टाइप के सेल बनाना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि रिप्रोडक्शन के वक्त में क्या होता है, स्पर्म एंड ओवियम आपस में मिला करके जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। और ये जाइगोट फिर क्या बनाते हैं, एम्ब्रॉय, ठीक है। एम्ब्रॉय से क्या बनता है फिर, बेबी, ठीक है। तो ये देख रहे हो तुम, ये सेल डिवाइड ही हो रहा होता है ना, बट ये चीज़ यहाँ पे अपसेंट होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता, ठीक। ये ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स दोनों होते हैं, ठीक। और हम भी हेटरोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स है, बट ये हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। दे कैन बी और कैन नॉट, ओके। और हम दोनों ही होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, और हम मैक्रोस्कोपिक होते हैं, बड़े होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट। और अपना क्या है, वी आर ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखो, द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम। सारे सेल में फीचर सेम होता है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उनमें न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है, जो तुमने 8th क्लास में देख ही लिया था, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग सेल, मतलब सेल का बाहरी पार्ट होता है ना, ये बाहर वाला पार्ट,
सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अंदर वाला ये क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है। ये सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है क्या, ये सेलेक्ट करके कुछ चीज़ अंदर पहुंचाता है और बाहर फेंकता है। ये किसके थ्रू होता है अंदर जाना और बाहर निकलना, थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये है, कोई भी चीज़ हमेशा कहाँ मूव करती है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तक। कहने का मतलब है, अगर एक टंकी को एक सेम लेवल पे मैं डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पाइप लगाया, यहाँ पे पानी थोड़ा लेवल इसका ज़्यादा और यहाँ पे कम है, तो पानी कहाँ से मूव करेगा, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे क्या है, हाई, और यहाँ क्या है, तो देखा तुमने, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया। और एक चीज़ याद रखना कि अपने अर्थ पे या फिर यूनिवर्स में मैक्सिमम चीज़ कहाँ मूव करता है, हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव। ठीक है, तो ये थ्रू डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर CO2 O2 का एक्सचेंज होता है और अपने प्लांट्स के अंदर, ठीक है, या फिर अपने बॉडी के अंदर। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर के बनता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। ठीक है, ये याद रखना, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, या आगे अभी पता चलेगा हमें कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बनाता कौन है सेल के अंदर। तो आउटर कवरिंग बन गया लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के। नेक्स्ट देखो, और वो देखा डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो, वैसे ही ऑस्मोसिस में भी जब वाटर पास होता है, कहाँ से, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन, इसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। देखो ये पूरा एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर क्या है, वाटर के पार्टिकल्स कितने, लो है। ठीक है, ये क्या है, एसपीएम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी देखो ये सेलेक्ट करके ही, इसको वाटर का रिक्वायरमेंट है ना, तो ये सेलेक्ट करके ही वाटर अंदर पहुंचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब तीन तरीके के सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर वाटर की कमी होती है, इसलिए वो सराउंडिंग से क्या करता है, सेल वाटर अंदर मंगवाता है। ठीक है, वाट अंदर की तरफ कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कंटेंट कंटेंट मूव करेगा हाई टू लो की तरफ। तो सेल क्या हो जाता है यहाँ पर, हाइपोटोनिक में स्वेल हो जाता है, स्वेल मतलब सूज जाना, ठीक है, फूल जाना। आइसोटोनिक में क्या होता है, दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल होता है, मतलब अगर मैं इस सेल की बात करूँ या इस सेल की बात करूँ और बाहर की बात करूँ, ठीक है, तो बाहर में कंसंट्रेशन और अंदर का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो भी रहा होगा और नहीं भी हो रहा होगा। ठीक है, तो पता नहीं चलेगा हमें यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों में सेम है। मतलब अगर एक टंकी में, इन सपोज दो टंकी है, ठीक है, दोनों टंकी में वाटर का लेवल क्या है, इक्वल है। ठीक, और इसमें तुम पानी डाल दोगे तो पानी इधर भी आएगा इधर भी आएगा, लेकिन क्या है यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि किसमें ज़्यादा हो रहा है किसमें कम हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों में क्या है, इक्वल। ठीक है, हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में अंदर हाई होता है, ठीक है, बाहर की तरफ लो होता है। तो मूव कहाँ करता है, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ, और सेल कैसा हो जाता है यहाँ पे, श्रिंक हो जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल अच्छा देखना है तो किशमिश, रेसिन, इस रेसिन को क्या कर सकते हो तुम, इसमें सूखा होता है, कैसा होता है, हाइपर टॉनिक होता है वो। इस हाइपर टॉनिक को जब तुम वाटर के अंदर डाल दोगे तो वो हाइपर टॉनिक हो जाएगा अगले दिन, और उसी हाइपर टॉनिक को तुम वाटर के अंदर कुछ दिन तक छोड़ के रखोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो स्वेल हो रहा है या फिर श्रिंक हो रहा है, तो वो आइसोटोनिक बना रहेगा। ठीक है, अब उस वाटर से अंदर से निकाल करके बाहर तुम रख दोगे रेसिन को, तो वो वापस कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सेल ड्रिंकिंग इज एंडो ऑस्मोसिस। जब वाटर अंदर की तरफ जाता है सेल के तो उसको क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, और जब वाटर बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, देखो ये सेल है, इसके अंदर क्या है, ये बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लूइड है,
ठीक है। ये फ्लूइड क्या है, अंदर की तरफ गया। ये वेसिकल्स क्या होते हैं मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये फ्लूइड अंदर की तरफ गया, ठीक है। अब इस वाले में ये वेसिकल्स के अंदर जा रहा है फ्लूइड, और इस वाले में क्या है, वेसिकल से बाहर आ रहा है, ठीक है। याद रखना। तो एक्सोसाइटोसिस जब वेसिकल से बाहर आ जाए, तो वो अंदर जाए सेल के, तो एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर आना, एक्सो एग्जिट बाहर जाना, ठीक है। जो ये एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस कौन करता है, एमीबा। एमीबा क्या है देखो पहले। एमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा इरेगुलर होता है, ठीक है। देखो वो ना सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया इज दी फॉल्स फीट, ठीक है। फॉल्स फीट बनाता है वो, क्यों, खाने को इनटेक करने के लिए। ये सपोज खाना है उसका, इसने फॉल्स फीट करा है एनगल्फ करने के लिए फूड को। जब वो इसको इनटेक कर लेगा ना, इस प्रोसेस को बोला गया है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडो जब उसने इनटेक कर लिया, अब वो इनटेक कर लेगा, एक फूड वैक्यूल क्रिएट कर देगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, खाना आ जाएगा। अब ये खाने को एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ वेस्ट भी बनेगा। वेस्ट बनने के बाद क्या है, अब उसको रिलीज करेगा, ठीक है। जब वो रिलीज कर रहा होगा ना बाहर की तरफ, तो इसको क्या बोला है यहाँ पे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये चीज़ यही हो रहा है, याद रखना, एमीबा के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन देख लिया क्या है, अब सेल वॉल देखो क्या। सेल वॉल इज द रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल मेम्ब्रेन किससे बना था, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन से। सेल वॉल किससे बना है, सेल्यूलोज से, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। व्हेन अ लिविंग सेल लूजेस वाटर, देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। मतलब कि देखो, ये सेल वॉल है बाहर का, ठीक है, इसके अंदर सेल्स होंगे। ये सेल जब वाटर लूज करता है, तो सेल वॉल का, सेल वॉल का, ठीक है, और सेल के बीच में क्या हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये हो गया ना, इसने लूज करा वाटर, तो ये श्रिंकेज हो गया और छोटा हो गया, और ये दूर चला जाता है इससे, सेल वॉल से। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। देखना, जब सेल को लूज कर दे, छोटा हो जाए, ठीक है, तो वो सेल वॉल से दूर हो जाता है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। सेल वॉल और क्या काम करता है, देखो, अब इसने तो लूज करा, सेल वॉल वैसे ही वाटर भी इनटेक करता है, और क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ये स्वेल हो जाएगा, सपोज सेल वॉल नहीं है यहाँ पे, अपसेंट है, ये स्वेल हो गया, तो बाहर एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, ड्यू टू एनवायरमेंटल फिनोमिना से ये बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। सेल बर्स्ट मतलब फट सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। याद रहेगा ना, जब वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, तो सेल वॉल वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए विथ स्टैंड, ठीक है, खड़े रहने के लिए, वहाँ पे उसको हटने नहीं देने के लिए रहता है खड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज दी डार्क कलर्ड स्फेरिकल और ओवल। न्यूक्लियस देखो, एक तो सेल पड़ा, उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को हमें थोड़ा खोल के पढ़ना है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल और ओवल, डॉट लाइक स्ट्रक्चर। पूरे सेल में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट इसको भी खोल के देखोगे तो ये भी एक सेल की तरह ही दिखाई देगा। नियर द सेंटर ऑफ ए सेल, ये क्या है, पूरे सेल का सेंटर में प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंटर रोल इन द सेलुलर एक्टिविटीज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के केस में सबसे वाइटल रोल होता है इसी का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक। ये देखो, जो सेल है, ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को खोला तो ये देखो, न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये और ये, इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन, और दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो, जो यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है, उनका क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, लाइक दिस वन, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है, उनका डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। फिर ये क्या है, पोर्स। पोर्स से ही कुछ इनटेक और बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ आएगा और बाहर की तरफ जाएगा। इन साइटोप्लाज्म, याद रखना, एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। इसके अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। ये क्रोमेटिन देखो, ये क्रोमेटिन जब कंपोज कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोजोम बन जाता है। अभी तो ये क्या है, नूडल्स की तरह है। ये नूडल्स जब ऐसे ऐसे ये नूडल्स आपस में हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, क्रोमोजोम्स। ये क्रोमोजोम्स दो चीज़ से मिलकर के बनता है, एक डीएनए से और
प्रोटीन से, ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए क्या कंटेन करता है? तुम्हारा जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है ना, तुमने टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि कभी भी कुछ मर्डर वगैरह होता है तो सबसे पहले डीएनए ही चेक करा जाता है कि ये है किसका बच्चा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो सारी की सारी इसी डीएनए में छुपी रहती है इन दी फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है। जीन्स बहुत सारे होते हैं अपने क्रोमोजोम्स के अंदर, ठीक है। और ये पोर्स हो गया। क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम्स बनता है। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना है। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या है? जीन्स है। जीन्स बहुत सारे होते हैं अपने क्रोमोसोम्स में, ठीक है। वैसे जैसे सेल का न्यूक्लियस है वैसे न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर बोल सकते हैं, ठीक है, इन छेद को जहाँ पे साइटोप्लाज्म से इनटेक और आउट होता है। फिर ये क्या है बाकी फ्लूइड? न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म है वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स अभी बताया मैंने, जिसका डबल मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोटिक्स। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट प्रोकैरियोटिक्स में क्या है? नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं होता है वेल डिफाइंड। इसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सिंगल। अभी देखा तुमने ऊपर क्रोमोसोम्स क्या है? जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाए, मतलब कि स्ट्रक्चरल वे में आ जाए, ऐसे करके आ जाए जब क्रोमेटिन, तो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। और यूकैरियोटिक के अंदर मोर देन वन क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जनरली छोटे होते हैं और ये थोड़े बड़े होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या है? एक सेल के अंदर, ठीक है, जैसे फूड वैक्यूल्स हो गया, फिर गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत सारी फैक्ट्रीज लाइक हो गई सेल के अंदर, ठीक है। इन सब का अलग अलग काम है। तो ये प्रोकैरियोटिक्स के अंदर अब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने देखा था ना एमीबा के अंदर क्या था? सिर्फ फूड वैक्यूल आया था, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ नहीं पाई जाती है, प्लास्टिड्स, गोल्गी एपरेटस वगैरह वगैरह, ठीक है। बट अपने अंदर सब मिलता है, और प्लांट्स के अंदर भी कुछ चीज़ अब्सेंट होता है लेकिन मोस्ट ऑफ चीज़ प्रेजेंट होता है अपने अंदर, ठीक है। बट नॉट लाइक प्रोकैरियोट। एग्जांपल्स क्या क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, अपने क्या है? फंगी, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। Ramayo Mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.